पढ़ रहे हैं और इसका सारा हमने बैकग्राउंड समझ लिया है, इसके क्या सोशल पॉलिटिकल क्या इवेंट्स थे, कैसे रेनेसा स्टार्ट हुआ, कैसे इटली ने रोल प्ले किया, इटालियन कौन से ऑथर हैं, फिर इंग्लिश में कैसे ये रेनेसा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट बुक बड़ी बुक कौन सी सामने आती है हमारे, और फिर हमने नॉन ड्रामेटिक यानी पोइट्री और प्रोज वर्क वगैरह को हमने देखा, ट्रांसलेशन वगैरह को, और ड्रामा को हमने ख़ास तौर पे अलग किया एलिज़ाबेथन से। हमने प्री एलिज़ाबेथन टाइम को भी देखा, फिर एलिज़ाबेथन, और एलिज़ाबेथन के बाद भी हम देखेंगे, लेकिन एलिज़ाबेथन टाइम को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ड्रामा में और नॉन ड्रामा में। तो नॉन ड्रामा हम देख चुके हैं, तो आज हम जा रहे हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा में शेक्सपियर, ड्रामा को भी हम दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, शेक्सपियर के अलावा और शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के अलावा जो ऑथर्स हैं, जो प्रेडिसेसर्स थे शेक्सपियर थे स्पेशली, सो ड्रामा के अगर बिल्कुल बेस में जाएं तो जैसे हमने मिडिल एज में कहा था कि मिरेकल और मिस्ट्री प्लेज हुआ करते थे, और बाद में एक और फॉर्म भी आ गई थी, इंटरलूड। ओके, ड्रामा फ्रॉम मिस्ट्री एंड मोरालिटी थ्रू इंटरलूड टू एकेडमिक रोमन कॉमेडी एंड सैनिक एंड ट्रेजेडी में ये ढलता हुआ ये इसका जर्नी है ड्रामे का। यूफियस के बाद, यूफियस जो वर्क लिखा प्रोज का, बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की जो लैंग्वेज है, एग्जैजरेटेड वर्ड्स हैं, और यूफेमिज्म की टर्म भी ड्राइव हुई थी, टॉमस लिली ने ये काम किया था। टॉमस लिली बड़े ज़बरदस्त प्रोज राइटर, और यूफियस उनका सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है जो आप याद रखेंगे प्रोज के हवाले से। जहाँ तक इनके ड्रामे का ताल्लुक है, तो टॉमस लिली ने ड्रामा भी लिखा। ही रोट कंपास्पे। ओके, कैम्पास्पे जो है, कैम्पास्पे told how Alexander loved a beautiful captive but allowed her to wed the artist Apelles। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की स्टोरी है, ड्रामा है कैम्पास्पी और कैम्पास्पे। शायद कैम्पास्पी इज द बेटर बिकॉज शी इज द नेम ऑफ द वुमन। ओके, आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने फिर यूनान पूरे को कॉन्कर किया, फिर पर्शियन बहुत बड़ी एम्पायर अपने टाइम की थी, उसको गिराया, फिर हिंदुस्तान तक आया वो, और ऑलमोस्ट सारी दुनिया, अफ्रीका को उसने कब्जे में ले लिया। तो उस टाइम की जो सारी वर्ल्ड थी उसने उस पर हुक्मरानी की अलेक्जेंडर ने, और बहुत छोटी सी उम्र तक की, 32-33 साल में मेरे ख्याल में वापस जाते हुए बुखारा के करीब कहीं उसकी डेथ हुई, बुखार की वजह से। मे भी शायद कहते हैं कि मलेरिया या डेंगू फीवर हुआ था उसको, यहाँ मच्छर ने काटा इन इलाकों में, आपको पता है। फिर हिंदुस्तान आए तो फिर मच्छर तो है, तो उसकी वजह से शायद अलेक्जेंडर की डेथ होगी। लेकिन ये जो है कैम्पास्पी हैं, ये कैप्टिव हैं, ये गुलाम बनाई गई, ये जंग में जो है इनको मिली थी, और बहुत खूबसूरत खातून थी, पर्शियन होंगी आई होप सो। और अलेक्जेंडर जो है ना इनको अपनी जो है ना कैप्टिव बना लेता है, अपनी गुलाम बना लेता है, और फिर ये बहुत खूबसूरत होती हैं। तो ये उनके पास एक आर्टिस्ट होते हैं एपलस, ये एपलीज। सो एपलीज जो आर्टिस्ट है उनको कहते हैं, उनको कमीशन करते हैं, मतलब टास्क देते हैं, पेड टास्क होता है, वो रॉयल आर्टिस्ट हैं अलेक्जेंडर के। तो इस ड्रामे में क्या है कि वो इन्हें कहते हैं कि टू पेंट हर, कि इनका जो है ना इनका पोर्ट्रेट बनाना है, इनको पेंट करो, ठीक है। तो इनकी ये जो है ना वो पेंटिंग प्रिपेयर करो। सो a humanist debate conducting an elegant prose with choral interlude। इसमें इंटरलूड का वो टेक्निक भी यूज की गई, कोरस भी इसके अंदर था, और शोड ग्रेटनेस गिविंग वे टू द आर्ट, आर्ट का डोमिनेट करना। यानी यहाँ पे जो थीम लिया लिली ने कि एक फीमेल को पेंट करना था। अब आपको पता है कि चर्च का होल्ड, आपको याद होगा मिडिल एजेस में कितना स्ट्रॉन्ग था कि हजरत मरियम के अलावा तो कोई खातून पेंट नहीं हो सकती थी। तो यहाँ पे आप रेनेसां में वो जो है ना नयापन आपको एक नज़र आता है कि इस ड्रामे के अंदर जब वो आर्टिस्ट दिखाते हैं कि वो पेंट करेगा एक फीमेल को जो बहुत खूबसूरत है, तो ये खुद एक रेनेसां एलिमेंट होगा। लेकिन इस कहानी में क्या होता है कि आर्टिस्ट जो है वो उसको लव हो जाता है एपलस को ही, कैम्पास्पी के साथ, और फिर अलेक्जेंडर और उसके दरमियान एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन एट द वेरी एंड बड़ा सरप्राइजिंग इसका एंड है कि अलेक्जेंडर जो है कैम्पास्पी जो है वो दे देता है आर्टिस्ट को,
However, कैंपास्पे 1583 में थॉमस लिली ने तहरीर किया अपना ये ड्रामा. But the great Gloriana proved a mean patroness to the Lily, and the theatre and the press did not support subsequent university waits. University waits को इतनी ज़्यादा सपोर्ट रॉयल्टी की तरफ नहीं मिल रही थी, खासतौर पर ग्लोरियाना. तो ग्लोरियाना किसके लिए लिखा जाता है, याद है आपको? चलें, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, जो कि लेक्चर कंटिन्यू है. तो दैट इज़ द टर्म यूज फॉर एलिजाबेथ. एलिजाबेथ के लिए है, लेकिन आपसे सवाल ये है कि ये किस राइटर ने एलिजाबेथ का नाम ग्लोरियाना अपने वर्क में मेंशन किया, जिसके बाद उनको ग्लोरियाना भी कहा जाता है. तो ये आपने अभी बेशक जवाब ना दें, थोड़ी देर के बाद ब्रेक तक आप इसको जवाब दे दीजिएगा. किस ऑथर ने ग्लोरियाना कहा है एलिजाबेथ को? हाँ, ग्लोरियाना जो है ना, वो कोई इतनी सपोर्टिव नहीं रही हैं यूनिवर्सिटी बिट्स के लिए. रॉबर्ट ग्रीन, अगले हमारे पास जो ऑथर है ना लिली के बाद, थॉमस लिली के दो चीज़ें फेमस है, यूफियस उनका प्रोज का वर्क, और कैंपास्पे जो है या कैंपास्पी इज अ वर्क जो ड्रामा है. सो रॉबर्ट ग्रीन हुज प्ले फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बेंगे. तो ये इनके दो प्ले हैं जो आपने थोड़ा सा नाम याद रखना है रॉबर्ट ग्रीन के नाम के साथ, ठीक है. फ्रायर बेकन और फ्रायर बेंगे गेव हिंट्स विद द मार्लो फॉर डॉक्टर फाउस्टस. और कुछ कुछ फाउस्टस जैसा हमें चीज़ें नज़र आती हैं फ्रायर बेकन के यहाँ और फ्रायर बेंगे के यहाँ. दोनों जो हैं वो नॉलेज के लिए वो आगे बढ़ते हैं, और रेनेसां में स्पिरिट्स भी हमें नज़र आती है. अगले जो हमारे यूनिवर्सिटी बिट्स के आथर हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, दैट इज थॉमस लॉज. थॉमस लॉज हुज प्रोज रोमांस रोजालिंड. रोजालिंड जो हैं, इनका ये प्रोज एक रोमांस वर्क है, ट्रेजाइक कॉमेडी है, और इसको भी आपने याद रखना है कि ये थॉमस लॉज ने लिखा था. वाज द सोर्स फॉर एज यू लाइक इट. शेक्सपियर का जो है ना एज यू लाइक इट, वो काफ़ी बेस करता है रोजालिंड के ऊपर. ये इसका रेफरेंस थोड़ा सा हो सकता है अगर याद करना होगा आपने इसको. इन ड्रामों के ये जो हम वर्क मेंशन कर रहे हैं, इन ऑथर के ये ड्रामे का नाम सिर्फ आप याद रख लेना तो यही काफ़ी है, मोर देन इनफ होगा. अभी बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. लिली इज पोलाइट बट ग्रीन, लॉज एंड नैश रोड फॉर द न्यू मिडिल क्लास पैटर्न्स ऑफ द मिक्स टेस्ट. थॉमस किड हमारे पास एक और ऑथर आते हैं, और इनकी बड़ी फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी. थॉमस किड ने लिखी द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये ड्रामे का नाम है. एंड हायरोनिमो इज मैड अगेन. हायरोनिमो इज मैड अगेन. किड पायनियर्ड द रिवेंज प्लेस. ठीक है, इनको रिवेंज जो प्लेस हैं उनका पायनियर्ड समझा जाता है. और अगर आपको याद ही होगा, तकरीबन हैमलेट जो है वो एक रिवेंज प्ले है जिसमें बदला लेना होता है. बदले वाली जो कहानियाँ आपने मूवीज भी देखी होंगी, बदला लेना होता है, और बदला के नाम से भी मूवी आई हुई थी पिछले दिनों. तो ये सारी इनका जो बेस है ना, थॉमस किड ने, जो कि एक रेनेसां ड्रामाटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी रिवेंज ट्रेजेडीज की. ओके, बदला लेने वाली जो ट्रेजेडी है. और हैमलेट भी बाद में इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, शेक्सपियर भी. स्पेनिश ट्रेजेडी को या हिरोनिमो इज मैड अगेन, दोनों रिवेंज ट्रेजेडीज हैं. तो आप इस हवाले से थॉमस किड को यकीन नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिवेंज ट्रेजेडी के पायनियर हैं वो आखिर. और जब भी आप रिवेंज ट्रेजेडी आइंदा देखेंगे, चाहे वो ड्रामा हो, नावल हो, मूवी हो, तो थॉमस किड का हमें रोल नजर आएगा. इनके जो है, इन द प्रोलॉग अ घोस्ट क्राइज आउट फॉर वेंजेंस, द ब्लडी एंडिंग इज सक्सेसफुली हॉरिफिक. प्लेस की वो हॉरिफिक हैं, बदला लिया जाता है, खून बहता है बहुत सा, इनमें घोस्ट भी होते हैं. और ये चीज़ हमें हैमलेट में भी बिल्कुल यही पैटर्न नजर आता है. घोस्ट आता है, बताता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे चचा ने मार दिया, तो वो फिर कन्फर्म करता रहता है, ढूंढता रहता है हैमलेट जो है आखिर तक. यानी ये शेक्सपियर से ये पहले काम हो चुका था, जहाँ से शेक्सपियर ने यकीनन ये जो प्लेज हैं, ये शेक्सपियर उस वक्त थिएटर बॉय होगा जब ये प्लेज स्टेज हो रहे थे. तो वो तो थिएटर के साथ वाबस्ता तो है, सब कुछ देख रहा है जो उसके सामने ये चीज़ें हो रही हैं, और इन्हीं में उनको उसके कुछ ड्रामे अच्छे भी लगते होंगे, सारा कुछ होता होगा. लेकिन खैर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आथर अगर शेक्सपियर के साथ देखें, उसके हम असर भी हैं और उससे पहले वाले आथर में भी शुमार होते हैं.
इसलिए हमें इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, दैट इज़ क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है ना, मार्लो जो है ये शेक्सपियर को अगर हटा दे तो ये फिर सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट बन जाते हैं। और कुछ क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि मार्लो अगर जिंदा रहते तो फिर तो वो कोई और बड़ा ड्रामा लिख लेते, काफ़ी सारे ड्रामे लिखते, बड़े क्रिएटिव आदमी थे, बहुत ही जीनियस थे, नेचुरल एक टैलेंट था उनके अंदर। लेकिन उनकी अनटाइमली एक्सीडेंटल डेथ हो गई किसी टैवर्न के अंदर, किसी ये जो होटल नुमा क्लब नुमा प्लेस है, मॉडर्न नेम क्लब है, ऐसे टैवर्न्स होते थे पुराने ज़माने में, जहाँ पे ये बैठते थे, गपशप लगाते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे। तो ऐसी जगह पे सुना है कि एग्जैक्ट मालूमात तो नहीं है कि सुबह मालूम की डेथ के हवाले से थोड़ा पर्दा रखा गया। शायद कुछ लोग कहते हैं कि ये स्पाई भी थे, शायद गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, और इस वजह से वो ड्रामे वगैरह जो है ना वो शौकिया तौर पे लिखते थे। लेकिन खैर कई बातें इनके बारे में मशहूर हैं, लेकिन इनकी ये तो पक्की बात है कि अनटाइमली एक्सीडेंटल डेथ हो गई। और दूसरी जो कंफर्म चीज़ है वो है इनका जीनियस होना। ड्रामे पे इनकी जो गहराई है, जो इनका इनकी समझ है, और इनके जो एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। हीरो एंड लिएंडर जो पोइम है हमने पढ़ी थी, वो उस वक्त उन्होंने लिखी थी जब ये स्टूडेंट थे, अभी यूनिवर्सिटी, अभी इन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की थी, तो तब की वो लिख डाली थी। तो अगर सिर्फ छः छः प्लेज इन्होंने लिखे हैं सिर्फ, तो इतनी थोड़ी एज में अगर इन्होंने 6 लिख लिए थे तो ये शेक्सपियर को क्रॉस कर सकते थे, शेक्सपियर से बड़ा नाम हो सकते थे। और हो सकता है कि शेक्सपियर इतना बड़ा आथर ही ना बन पाता इनकी वजह से। ये इतने बड़े आथर हैं कि शेक्सपियर का कहा जाता है कि जब पहला प्ले उन्होंने लिखा, किसी मजबूरी के तहत जब आथर नहीं मिल रहे थे तो शेक्सपियर से प्ले लिया गया। और जो थिएटर कंपनी थी वो उन्होंने क्या किया कि बॉक्स ऑफिस में हिट करने के लिए, बॉक्स ऑफिस आपको पता है वो बॉक्स है जिसमें पेनीज डाली जाती थी और अंदर दाखिल हुआ जाता था ताकि पैसे कमाए जा सके। तो लोगों को शेक्सपियर का तो पता ही नहीं है, तो लोग तो आएंगे नहीं, ये कौन है ये ड्रामेटिस्ट, वो कहेंगे हम तो नहीं आते, तो कौन टाइम वेस्ट करेगा एक नई चीज़ को देखने के लिए। तो उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो का नाम लगा दिया। क्रिस्टोफर मार्लो ने बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इन पर केस नहीं किया था इस बात के लिए, और उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो का नाम लगाया और ड्रामा शेक्सपियर का जो है वो लगा दिया कि ये नया ड्रामा है मार्लो का, जिसकी वजह से जो है ना वो हाउसफुल था और ड्रामा बहुत अच्छा चला। और बाद में क्लैरिटी की गई कि ये ड्रामा जो है ना एक नए ऑथर ने लिखा है, उसका नाम है शेक्सपियर। तो शेक्सपियर इस तरह से मुतारफ हो गया मार्लो की वजह से। So Shakespeare outshone Kid but learned from his own contemporary Christopher Marlowe। ठीक है, किड से तो बड़े आथर हैं, बाकी यूनिवर्सिटी बिट्स में सबसे बड़े आथर हैं शेक्सपियर, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन मार्लो के बारे में हम नहीं कह सकते कि शेक्सपियर इनसे बड़े आथर हैं, क्योंकि इन्होंने उल्टा मार्लो से सीखा है। ठीक है, बहुत कुछ इनको सीखने का मौका मिला। 1593 में इनकी डेथ हो गई थी, किल्ड हो गए, बल्कि डेथ तो ना, वही मर्डर्ड हो गए बेचारे। मार्लो अनाउंस हिज टैलेंट इन टैम्बरलेन द ग्रेट 1883 के अंदर, 1583 के अंदर इनका जो मास्टरपीस आता है, जो शायद कहा जाता है कि सबसे बेस्ट प्ले है। खैर इनके सारे प्लेस पर अब नजर डालेंगे तो पता ही नहीं चलता कि किसको बेस्ट करार दिया जाए, लेकिन टैम्बरलेन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोगों के यहाँ इसकी ज्यादा तारीफ है। टैम्बरलेन द ग्रेट 1583 के अंदर, जिसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स यूज़ की, पेंटामीटर यूज़ किया, माइटी लाइंस कहा जाता है, बहुत एनर्जेटिक किस्म की चूँकि इनकी राइटिंग थी। और इन्होंने पोइट्री और राइम स्कीम का बड़ा ख्याल रखा। ये पोइटिक ड्रामाज हैं, एंडिंग जो लाइन होती थी वो बड़ी फोर्सफुल होती थी, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो उनमें करंट दौड़ जाता था, जैसे वो लंबी लंबी स्पीचेज आती थी। तो इसके अंदर वार भी हैं, इसमें ब्लड शेड भी है, इसमें स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स भी हैं, और रेनेसां के एलिमेंट तो बेशुमार हैं इनके अंदर, चैम्बरलेन के अंदर, बल्कि सारे इनके प्लेस के अंदर जो हमें वो नज़र आता है। डॉक्टर फॉस्टर जो है वो अनलिमिटेड पावर, उसके अनलिमिटेड जो है ना नॉलेज के पीछे भागता है। कहते हैं कि इन्होंने लास्ट को एक्सप्लोर किया है। लास्ट में ऐसी डिज़ायर जो ख़त्म नहीं हो सकती है, अनएंडिंग डिज़ायर है, आगे बढ़ते जाएं और बढ़ती जाती है। तो ऐसी डिज़ायर को हम अगर लास्ट कहें तो लास्ट ऑफ पावर जो है वो एक्सप्लोर की है मार्लो ने टैम्बरलेन के अंदर। और लास्ट ऑफ नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर किया है
इन्होंने डॉक्टर फाउस्टस के अंदर। और जो लास्ट ऑफ वेल्थ है, दौलत का जो लालच है और नशा है या लस्ट है, वो एक्सप्लोर किया इन्होंने जी ऑफ माल्टा के अंदर। 3 तरह के प्लेस हैं और तीनों डिफरेंट एरियाज में अनलिमिटेड जो है ना वो पावर के लिए कोई जा रहा है, तो कोई अनलिमिटेड नॉलेज के लिए हर तरह का सौदा करने को तैयार है। ठीक है, डॉक्टर फाउस्टस जो है वो डेविल के साथ डील कर लेता है कि ठीक है डील होगी तुम्हारे मेरे साथ, मतलब क्रॉस करते हैं सारे जो है ना अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। और टैम्बरलेन इतनी बाउंड्री क्रॉस करता है कि इवन ही चैलेंज द गॉड, कहता है कि खुदा को बोलता है अपने वजीर को और लोगों को कि जाके बाहर ऐलान करो कि टैम्बरलेन जो है ना वो खुदा से लड़ना चाहता है, उसे बोलो आसमानों से नीचे आए और टैम्बरलेन से लड़ के दिखाए। तो ऐसे डायलॉग आप सोच सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं बोले जा सकते, किसी स्टेज के ऊपर वो ड्रामा बैन हो जाएगा। तो मिडिल एज में तो बिल्कुल ही नहीं, तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता था कि गॉड को कुछ चैलेंज कर देगा फाइट के लिए स्टेज पर, अब ऐसे लफ्ज ही कोई बोल देगा। और लेकिन रेनेसां में जो कि एटीट्यूड लोगों का काफ़ी चेंज हो गया था, और तो ऐसी लाइंस चर्च को कितनी बुरी लगी होंगी आप इमेजिन कर सकते हैं। So the mighty line was the blank pentameter not used since Gorboduc. Gorboduc जो है ना पहली ट्रेजेडी है, याद रखिएगा, जो इंग्लिश ट्रेजेडी है। ओवरऑल पहली ट्रेजेडी नहीं है, ओवरऑल पहली ट्रेजेडी तो एस्काइलस ने लिखी थी, ग्रीक के वो ऑथर थे। तो ये इंग्लिश की है, ये वर्ड इंग्लिश साथ लगना जरूरी है। तब गॉर्बोडक कहेंगे 1561 में ये लिखी गई। ओके, इट्स यानी शेक्सपियर के पैदा होने से भी 3 साल पहले 1564 में वो उनकी बर्थ हो रही है, तो फर्स्ट ट्रेजेडी वो आ चुकी थी। Its might comes from the rhythmic energy which allowed Marlowe to launch each astounding turn like a rocket. बिल्कुल ऐसे जैसे रॉकेट फायर होता है, तो ऐसे ही इसकी फायरी किस्म की लैंग्वेज होती थी, बम्बास्टिक किस्म की लैंग्वेज, एनर्जी, फुल ऑफ फोर्स और फुल ऑफ चैलेंजेस। तो लोग शॉक हो जाते थे, हमेशा ही मार्लो ने सरप्राइज कर दिया सुनने वालों को। अभी मैंने उनकी एक आध लाइन आपको बताई है, तो आप भी सरप्राइज हो रहे होंगे जिन्होंने पहली बार ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट अगर सुने हैं। So each of the line has a final stress which begs to be shouted. Okay, तो आखिरी जो लाइन का आखिरी होता था ना, तो उसे यानी राइजिंग टोन में जाना पड़ता था और एंड पे शाउट करना पड़ता था करेक्टर को। तो इसे आप सोचें कि सामने जो बंदा खड़ा हो सुन रहा हो, तो कितनी वो एक हॉल के अंदर कितनी एनर्जी जनरेट होगी। तो मार्लो ने 6 प्लेस लिखने में वो कामयाब हुए। ये नहीं कि उनमें टैलेंट सिर्फ 6 का था, टैलेंट तो बेशुमार था कि यंग एज में उनको उनकी मौत हो गई। उनका पहला प्ले है डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज। आप जानते हैं डाइडो कौन है, अब आपको अच्छी तरह पता है। एनियड मैंने पोएम जो है वो आपको पढ़ा दी है, आई मीन उसकी स्टोरी जो है आपको बता दी थी, और बाकी कई दफ़ा डिस्कस भी हो चुका है। टैम्बरलेन उन पार्ट 1 इन्होंने लिखा है 1587 के अंदर, पार्ट 2 अभी डेट जो है मुझे कंफर्म नहीं थी। हाँ, टैम्बरलेन 2 पार्ट में है, जेर में रखिएगा। एक प्ले अलग से लिखा गया मुकम्मल, लेकिन वो इतना हिट हुआ, इतना ज्यादा लोगों में बॉक्स ऑफिस पे जिसे कहते हैं हिट गया, कि थिएटर के लोग चाहते थे कि मार्लो इसको आगे बढ़ाएं इस कहानी को, और उन्हें फिर एक और पार्ट लिखना पड़ा टैम्बरलेन का। द ज्यू ऑफ द माल्टा इन्होंने लिखा, फिर उसके बाद 1589 के अंदर डॉक्टर फाउस्टस, फिर एक और कमाल का इनका प्ले है। ये तीनों बड़े जबरदस्त बहुत बड़ी हिट्स हैं। 1588 के अंदर एडवर्ड 2 भी अपनी जगह एक हिट प्ले है, 1592 में लिखा गया। इनकी ये 6 के 6 प्ले की डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, खासतौर पे इन तीनों की। तो ये 3 बहुत बहुत अहम है, इनको तो लाजमी इनकी डेट को आपको याद रखना है। ये इनके बारे में थोड़ा सा। और मैसेकर एट पेरिस, तो 6 प्लेज इस तरह हो जाते हैं, और 7 आप कह सकते हैं, लेकिन एक प्ले जो कि दूसरा पार्ट उसका लिखा गया तो वो सेम ही प्ले था, तो हम कह सकते हैं कि उसका सेकंड पार्ट था। पहले जो जिस प्ले के बारे में हम थोड़ी सी बात लिखी है माइकल ने, अलेक्जेंडर ने अपनी बुक के अंदर, दैट इज अबाउट टैम्बरलेन। ओके, टैम्बरलेन जो है, अगर इसके नाम पे अगर गौर करें तो ये है तैमूर। तैमूर नाम है ये, तैमूर। अब लेन अक्सर में लेम से लिया गया, तैमूर द लेम। अगर इसको ब्रेक करें तो क्या बनेगा, तैमूर द लेम, यानी लंगड़ा तैमूर।
तो तैमूर जो था ना, जैसे इंग्लिश में जाके वो टैम्बरलेन हो गया, तो एक्चुअली उनका नाम था कि तैमूर द लेम। एक्चुअली उन्हें किसी जंग में उनको चोट लगी, तो उनकी टांग जो है वो डैमेज हो गई थी, जिसके बाद वो लंगड़ा के चलते थे, तो लोगों में फिर वो इस नाम से वो बंदा मकबूल हो गया। और टैम्बरलेन जो है एक शेफर्ड था, ठीक है, एक भेड़े चराने वाला शख्स था, अंदाज़ा लगाएं। और भेड़े चराते चराते उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं जो है वो सारी ज़िंदगी मैंने गरीब ही रहना है और भेड़े चरानी है मैंने सिर्फ। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी अमीर लोग हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, तो क्यों ना ये सारी दौलत मैं उनसे ले लूँ। तो उसने कुछ डाकुओं को अपने साथ मिलाया टैम्बरलेन ने, और जो है वो लोगों को लूटना शुरू कर दिया ताकत के जोर के ऊपर। तलवारबाजी अच्छी थी उसकी पहले ही, तो वो ज़माना ही ऐसा था जब आप अच्छे फाइटर हो, अच्छा फाइटर होना पड़ता था सर्वाइवल के लिए। उसके बाद उन्हें जब पता चला तैमूर को, तो ये तो कुछ भी नहीं है, लोगों को तो कुछ भी नहीं आता जाता। तो तैमूर जो है फैसला किया कि क्यों ना मैं जो बादशाह है अपने टाइम का, जो पर्शिया का बादशाह है, क्योंकि ये पर्शिया के इलाके में आता था, पर्शियन एम्पायर के अंडर था इनका एरिया, सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। तो तैमूर ने क्या सोचा कि जो बादशाह है ये तो कुछ भी नहीं मेरे सामने, क्यों ना मैं और बंदे इकट्ठे करूं तो इसके साथ लड़ाई करता हूँ। तो बादशाह को जब पता चला कि अपने टाइम के बादशाह को, जो पर्शियन एम्पायर का किंग था, तो उसने कहा कोई तैमूर शख्स टैम्बरलेन नाम का मामूली सा शेफर्ड जो है वो मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है। तो उसने अपना जो है वो सिपह सलार आगे भेजा ताकि वो उसको काबू कर सके, लेकिन सिपह सलार कहते हैं वो मिल गया टैमरलैन के साथ। उसने अपना भाई भेजा, तो वो भी टैमरलैन उसे कहा कि तुम्हारे भाई को मैं मार के तुम्हें बादशाह बना दूंगा, तो वो उसका भाई भी उसके साथ मिल गया। तो फिर इनकी लड़ाई हुई फाइनली, और टैमरलैन ने पर्शियन अम्पायर को शिकस्त दे दी, और खुद जब उसका भाई आ गया है कि मुझे बादशाह बना दो जैसे तुमने वादा किया था, तो इसने उसके भाई को मार दिया और खुद बादशाह बन गया। पर्शिया का बादशाह बनने के बाद इसने सोचा कि ये साथ मेरे जो टर्किश अम्पायर है ये किस खेत की मूली है, तो इसने टर्किश अम्पायर पर अटैक कर दिया और उसको निस्तो नाबूद कर दिया, उनके सारे लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया। बहुत ही जालिम किस्म का रवैया इसने इख्तियार किया। उसके बाद इसने सोचा कि मैं इजिप्ट पर हमला करता हूँ, तो फिर इसने इजिप्ट पर हमला कर दिया, और वहाँ भी जो है उसके बादशाह को कैद कर दिया, और उसको सजाए मौत देने ही वाला था कि उस बादशाह की जो बेटी है वो इसे पसंद आ गई, जिसका नाम था जैनोक्रेट। ओके, ये आगे नाम लिखा डिवाइन जैनोक्रेट। तो ह्यूमिलिएटिंग द रूलर्स ऑफ द पर्शिया, तो टैम्बरलेन कौन है? एक शेफर्ड है, रोज टू द रूल टू द मंगोल एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले इसने अपनी मंगोलिया वाले इलाके से बेसिकली ह्यूमिलिएटिंग द रूलर्स ऑफ द पर्शिया, टर्की, इजिप्ट। और इजिप्ट के बाद इसने बेबीलोन पे अटैक किया और उसको भी फतह कर लिया। तो अपने इर्द गिर्द जितने भी उस जमाने के, यानी अफ्रीका इसके अंडर आ चुका था, और ये सारा टर्किश एम्पायर अंडर थी, पर्शियन एम्पायर अंडर थे, इतनी एम्पायर्स को पांव तले रोंद डालना एक शेफर्ड के लिए, आप सोच सकते हैं कि उसको कभी उसने जंग नहीं हारी कोई भी। ओनली टू द रिक्वेस्ट ऑफ हिज बिलव्ड द डिवाइन ज़ैनोक्रेट, ज़ैनोक्रेट से इसे बहुत लव हुआ और उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे बाप को छोड़ दिया जाए। तो पहली बार है कि इसने किसी को माफ़ किया, कभी माफ़ नहीं करता था ये किसी को। तो फॉरगिवनेस जो है, माफ़ करना जो है ना, ये टैम्बरलेन के डिक्शनरी में था ही नहीं। तो डिवाइन ज़ैनोक्रेट ने के कहने पर इसने इसके फादर को जो है वो छोड़ दिया, और इजिप्ट जो है उसको अपना नायब बना दिया वहाँ पे इजिप्ट के अंदर, और जैनो से शादी कर ली, जिसके बाद इसके 3 बच्चे भी वहाँ से पैदा हुए। हिज ह्यूब्रिस क्या है, इसमें मेन खामी क्या थी? ह्यूब्रिस जो क्लासिकल ग्रीक एक वर्ड है, जो किसी भी हीरो के अंदर जो नुक्स होता है उसको आप कह लेंगे, या उसका एरर ऑफ जजमेंट, तो इसके मामले में तो बेशुमार। फिर यानी प्राइड आप कह लें उसके अंदर क्या है, इस चैलेंजिंग द गॉड्स इज नॉट पनिश्ड। मजे की बात है कि इसने गॉड्स को चैलेंज किया, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, और इसने मजहब का मजाक उड़ाया, इसने लोगों को मारा, इसने लोगों के रिलीजियस प्लेसेस है उनको उड़ा दिया। उसने कहा मैं खुदा क्या चीज़ है। तो उसके बावजूद भी ये एट द वेरी एंड नेचुरल डेथ होती है इसकी, ये बिल्कुल पनिश नहीं करवाता है इसको मार्लो जो है, जैसे फाउस्टस में रवैया अख्तियार करता है ना, क्रिस्टोफर मार्लो के एंड के ऊपर उसको पनिश करता है और एक मॉरल मैसेज देता है कि हमें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं देता। टैमरलैंड के अंदर ये चीज़ नहीं है। He is not punished, remember, he merely dies
नेचुरल इसकी डेथ होती। इवन बिल्कुल जब डेथ बेड पे था तो भी एक लड़ाई इसको लड़नी पड़ी और उसमें भी ये जीत गया। तो बाकी तो और खौफनाक इसने सजाएं दी बेबीलोन पे जब इसने अटैक किया। अगर आप इसका प्रोज मतलब इसका टेक्स्ट पढ़ें तो फिर आपको रोना भी आएगा, साथ साथ दुख भी होगा कि जिस तरह की ये सजाएं देता था लोगों को। और जो है ना बेबीलोन पे जब इसने उन लोगों पे, रॉयल जो फैमिली थी बेबीलोन की, उन सबको क्या किया, उनको बांध के जो है ना नदी में फेंक दिया ताकि वो उनको बुरी तरीके से बुरतनाक डेथ और ऊपर से देख के एंजॉय करता था जो मरते थे। लेकिन इसकी खुद जो है नेचुरल मियरली डाइज, बुढ़ापे में जाके मर रहा है। कोई भी जो है ना सजा नहीं मिली जिसे हम कह सकते हैं कि इसको पनिश किया गया हो किसी तरीके से, बरतनाक मौत हो, ऐसा नहीं था। Like the protagonist of the Marlowe's Jew of the Malta, and Tamerlane is an arrogant upstart who scorns human limits. ठीक है। A romantic view of the Renaissance saw Dr. Faustus as transcending worn-out teaching like Galileo. Faustus does not believe in hell and sells his soul for the 24 years of the fun. तो उसके नेक्स्ट जो अच्छा प्ले है वो डॉक्टर फास्टस, जिसमें वो अपनी सोल का सौदा कर लेता है। डॉक्टर फास्टस जो है एक ऐसी शख्सियत है, ये भी अगले हीरो हैं अगले प्ले के, और ये भी बिल्कुल टैम्बरलेन की तरह का मिजाज रखते हैं। लेकिन टैम्बरलेन जो है वो पावर हंगरी था और ये जो है नॉलेज हंगरी हैं। तो ये एक में मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर दूसरी ब्रांच में, फिर तीसरी में, हत्ता कि ये सारी चीज़ों में पीएचडी कहते हैं जी कर लेते हैं डॉक्टर फास्टर जो है। ऐसा बंदा आज तक आपने नहीं सुना होगा जिसने सारे लूम में पीएचडी कर ली हो। सिर्फ डॉक्टर से इमेजिनरी करेक्टर ही ऐसा कर सकता है। लेकिन कहने का पर्पज है उन्हें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, वो लगता है ये क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आई एम स्टिल डॉक्टर फास्टस। तो बिल आखिर जो है वो डेवल के साथ डील करता है। उसे पता चलता है मैजिक जो है ना ये मुझे बियॉन्ड लिमिट लेके जा सकती है। वो इंसानी लिमिट को क्रॉस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, जैसे टैम्बरलेन था। तो इसने डेवल जो है वो फिर इसके साथ डील करता है। 24 ईयर की डील होती है कि आपको हर तरह की इंजॉयमेंट मिलेगी, प्लेयर मिलेगा, जो चाहोगे मिलेगा, जो खाना चाहते हो, जो सैर करना चाहते हो, जितनी पावर चाहते हो तुम्हें देंगे, सारी चीज़ें देंगे। लेकिन 24 साल के बाद तुम्हारी जो स्पिरिट है, जो रूह है, वो हमारी होगी, हम उसे हेल में ले जाएंगे। तो डॉक्टर फास्टर तो था कि हेल तो है ही नहीं, क्या हेल हेवन है, वो तो इसका मजाक उड़ाता था। लेकिन इसके अंदर हमें एक मॉरल मैसेज बहरहाल मिलता है जो टैम्बरलेन में नहीं है। टैम्बरलेन ने एक डिफरेंट तजर्बा किया है। और टैम्बरलेन को अगर आप पढ़ेंगे तो ये रिसेंटली वैसे एक मूवी अगर आपने देखी हो, ज़्यादा इंटरेस्ट अगर आपको नहीं है तो वो अलग बात है। पद्मावत एक मूवी आई हुई थी, पद्मावत, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का एक रोल एक बंदे ने किया है, रणवीर सिंह शायद उनका नाम है। तो उन्होंने जो वहाँ पे करेक्टर किया है अलाउद्दीन का, बिल्कुल टैम्बरलेन से वो मुतासिर करेक्टर है। टैम्बरलेन को हम अगर देखें, जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा उन्हें तो पता था, वो बिल्कुल टैम्बरलेन बनाया है उन्होंने वहाँ पे अलाउद्दीन के रवैये के अंदर, जो खौफनाक है, जो जिसे कोई फियर नहीं है, जो दूसरों को, जो नीचे से बहुत ऊपर तक जाता है, तरक्की के जीने तय करता है। तो ये सारा कुछ जो है, यानी किसी हद तक उसमें काफ़ी मुमासलत दिखाई गई है। सो डॉक्टर फास्टर जो डील करते हैं 24 ईयर्स की, कि दो मुझे खुशियाँ, दो मुझे हैप्पीनेस और खाना पीना और फन दो मुझे मुकम्मल। और 24 ईयर जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो है वो डेवल आके उसको मार डालता है। तो एंड हॉरिफिक है, एंड जो है वो अचानक ही मॉरल मैसेज आ जाता है। तो इस ड्रामे के बारे में क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक ऐसा ड्रामा है डॉक्टर फास्टस जिसका जो है ना वो जो एंड है, जो और इब्तदा और जो एंड है ना, वो दोनों जो है ना मॉरलिस्टिक है। आपको पता, इसका जो प्रोलॉग है उसमें भी एक कहानी है कि किस तरह जो इकैरस जो है ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है तो गिर जाता है। डेडलस और इकैरस की मिथ के जरिए मोरालिटी दी गई है। और एट द वेरी एंड जो एपिलॉग लिखा गया है वो भी है कि जो है वो उसमें भी एक मॉरल मैसेज है कि देखो जी डॉक्टर फास्टर जो है वो अनटाइमली उसकी डेथ हो गई, और ये सब इसलिए हुआ है कि उसने ह्यूमन लिमिट से आगे बढ़ के खुदा की जो लिमिट्स हैं उनमें टच करने की कोशिश की है। तो कहते हैं कि इसके अंदर जो रिनेसां है, अब इस डॉक्टर फास्टर के बारे में क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्ले है जिसमें रिनेसां इसने मोरालिटी में लपेट के दिया है। दरमियान में सारा रिनेसां है, दरमियान में रिलीजन को भी वो कुछ नहीं समझते, दरमियान वो मजाक उड़ाते हैं, पोप को तंग करते हैं, फ्राइड्स को तंग करते हैं, नेक लोगों के साथ वो बुरा सलूक करते हैं। उसके अलावा वो नॉलेज की बात करता है,
हेवन और हेल को नहीं मानता है, इस तरह से दरमियान में कहीं कहीं गुड एंजल और इवल एंजल वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो इस ड्रामा के अंदर जो मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेज थे ना, उसका स्ट्रक्चर यूज करते हुए रेनेसां को मिक्स अप कर दिया 50-50 इसके अंदर। और ये वैसे भी आपने पढ़ा हुआ है, आई होप सो। द नॉलेज ही सीक्स इज पाल्ट्री एंड ही वेस्ट हिज पावर्स ऑन स्कूल बॉय ट्रिक्स। तो अल्टीमेटली देखे जाए तो कोई इल्म नहीं मिलता उसको, ना ही डेवल ये दिखाते हैं कि डेवल ने कौन सा नॉलेज देना था। Although the beginning and the end of the fastest are golden, its middle is stuffed with the jest of the wise and the old moralities, a form which also provides the good and the evil angel and devils who finally claim the unrepentant sinner. लेकिन एक जो क्वालिटी जो रेनेसा इसमें रहेगी एंड पे भी, वो है अनरिपेंटेंट सिनर। रिपेंट नहीं करता डॉक्टर फास्टस, ये नहीं कहता कि मुझे माफ कर दो गॉड, मुझे माफ, बिल्कुल नहीं कहता है एट द वेरी एंड तक, और जान दे देता है, लेकिन ये बात नहीं कहता। ओके जी, टाइटल पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइटल पेज इज द 6th printing of the marvelous plays showing Faustus conjuring spirits, a devil rises from the trap door। डॉक्टर फास्टस का ये बहुत अर्ली प्ले का ये टाइटल पेज है। ये बाद में बड़ा ये टाइटल आपको कॉपी होता नजर आएगा। ये देखें, रेनेसा में ये प्रिंट हुआ था, ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, रिटन बाय CH.MAR। ठीक है, क्रिस्टोफर मारो ने देखो नाम कैसे लिखा है ना, इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे आप देख लेंगे डॉक्टर फास्टस जो है उन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है, मैजिक सीख रही है, और मैजिक सीख कर एक किताब उन्होंने पकड़ी हुई है जहाँ पे वो कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि ये डेविल जो है वो अपीयर हो गया है। ये टाइटल जो जितने भी मैंने आपको बुक्स के टाइटल दिखाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने टाइटल हैं, और ये अगर कहीं पे आपको दोबारा नजर आए तो यूँ समझ लें कि ये उनकी जो इनिशियल कॉपीज है ना, उन्हीं को स्टाइल को लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं आज, जो इनिशियल जो प्रिंट्स थे उनके। अच्छा जी, द ऑर्थोडॉक्स मॉरल ऑफ द एपिलॉग इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द माइट एंड द म्यूजिक लैंग्वेज क्वाइट न्यू टू द इंग्लिश स्टेज। जैसे हमने पहले ही बताया कि डॉक्टर फास्टस की जो, बल्कि ओवरऑल सारे प्लेस की मार्लो की जो लैंग्वेज है, अब वो उनकी माइटी लाइन्स, उनको आप याद रख सकते हैं, माइटी लाइन्स। करंट था उनके अंदर, एक एनर्जी थी, एंड जो है वो बहुत राइजिंग टोन होती थी, शाउटिंग किस्म की एंडिंग होती थी। और एपिलॉग कहते हैं जो एंड ड्रामा खत्म होने के बाद जो है एक पार्ट होता है जिसमें एक ड्रामे का मैसेज दिया जा सकता है। Earlier Faustus has summoned up an image of the Helen of Troy। दरमियान में एक रेनेसां का एक एलिमेंट देखे, हेलन ऑफ ट्राई को वो कहता है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ, एक दफ़ा डिज़ायर करता है। तो जो है वो मैजिक के ज़रिए से हेलन ऑफ ट्राई, क्योंकि हेलन आपको पता है बड़ी फेमस थी, और एलियर और डेसी में हमने उनका जिक्र पढ़ा है, उन्हीं की वजह से कहते हैं कि लड़ाई हुई ट्राई की। तो उनकी लाइन देखिएगा, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। उसको देखकर फास्टस कहते हैं, या लाइन देखिए मार्लो ने लिखी कि ये वही फेस है जिसके लिए 1,000 शिप्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर ऑफ इलियम। ठीक है, इलियम मतलब ट्रॉय को ही कहते हैं। उनका टावर जो है वो गिरा दिया गया इनकी वजह से, उनकी जो अजमत है वो खत्म हो गई। स्वीट हेलन मेक मी इमॉर्टल विद अ किस, हर लिप्स सक्स फोर्थ माय सोल, सी वेयर इट फ्लाइज। तो ये जब लाइनें बोली जाती होंगी तो उस रेनेसां टाइम के अंदर लोग कैसे फील करते होंगे, यू कैन इमेजिन। मार्लो स्पेशलाइजेस इन द ग्लैमर ऑफ डिजायर। ओके, इनके हमेशा ही जो है ना वो ग्लैमराइज है, डिजायर को ये ग्लैमर कर देते हैं। ओ दाउ आर फेयरर देन द इवनिंग एयर। ठीक है ना, कैसी लाइन है, और दाउ आर द फेयरर देन द इवनिंग एयर, क्लैड इन द ब्यूटी ऑफ द 1,000 स्टार्स। उसके बाद अगर अगले प्ले पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ज्यू ऑफ द माल्टा, एक और अच्छा एक वंडरफुल प्ले, लेकिन इस बार जो है ना वो लास्ट ऑफ पावर नहीं, इस बार लास्ट ऑफ नॉलेज नहीं, इस बार लास्ट ऑफ वेल्थ है। दौलत की जो है ना ऐसी ख्वाहिश जो कभी मिटने का नाम लगे, दौलत से आप जुदा ना होना चाहें। एक बाराबास करेक्टर है, बाराबास जो है, बाराबास एक यहूदी है माल्टा का। माल्टा जो एक आइलैंड है
ठीक है, और यूरोप का एक आइलैंड है, आजकल सेपरेट कंट्री के तौर पे गिना जाता है माल्टा को इस वक्त। तो माल्टा के रहने वाले हैं ज्यूज, बाराबास हैं, और Marlowe exploits the revulsion of his audience, who sees that the Catholic defenders and the Turkish attackers of the Malta are also immoral as a Barabbas. Yet this plays less tragic than Blackie comic and expose the hypocrisy basically. वैसे तो उस टाइम की रिवल्जन को एक्सप्लॉइट किया है, क्योंकि उस टाइम के अंदर रेनेस टाइम में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर यहूदियों के बारे में कोई अच्छा नजरिया नहीं रखा जाता था, लोग उनसे नफरत करते थे, और यहूदी जो होते थे ईसाइयों के यहाँ बिल्कुल अलग रहते थे, जैसे हम मुसलमानों के यहाँ ईसाई अलग रहते हैं। आपने देखो कि ईसाई बेचारे मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको उनके साथ हम सोशल रिलेशन उस तरह से नहीं मेंटेन करते हैं जो मुसलमान मुसलमानों के साथ करते हैं। तो सेम लाइक जो है क्रिश्चियन के साथ तो अच्छा तो सलूक करते थे, लेकिन ज्यूज के साथ अच्छा नहीं करते थे, और थोड़ी नफरत भी रखते थे ज्यूज के साथ। और ज्यूज ज्यादातर चूंकि पैसे का कारोबार करते थे, मनी लैंडर थे, और उस पर इंटरेस्ट लेते थे, और ये बात भी किसी हद तक क्रिश्चियनिटी में अच्छी नहीं समझी जाती थी, जैसे इस्लाम में भी नहीं अच्छी समझी जाती। आज ज्यूज का को वहाँ एक्सेप्ट कर लिया गया, आज तो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है, बल्कि आज तो मुसलमानों का इल्ज़ाम है कि ज्यूज ज़्यादा सुपीरियर भी हो चुके हैं बल्कि वेस्ट के अंदर नीचे तो। लेकिन वो टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज थे। लेकिन बाराबास का करैक्टर में जब दौलत की हवस दिखाएंगे सारा कुछ, तो उससे लोग और नफरत करेंगे, और उनकी हेटेड जो बढ़ेगी, उनके अंदर पहले से हेटेड मौजूद है। सो मार्लो ने उसको और जगाया, और इसको एक दौलत का जो लालच है उसको अच्छे एक्सट्रीम लेवल पे जाके दिखाया, अच्छा तो नहीं कहना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे जाके दिखाया। क्योंकि बाराबास जब होता क्या है कि माल्टा पे क्राइसिस ये आ जाता है कि जो टर्किश अंपायर है उस वक्त की, माल्टा से वो अपना जजिया वसूल करते हैं। माल्टा पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, इससे टैक्स लेते हैं सालाना, तो वो उनका प्रिंस आता है टैक्स लेने के लिए, ठीक है। और ये माल्टा से यानी आज़ाद है, यानी हम कह लें सेमी इंडिपेंडेंट है। टर्किश जो है वो इनसे टैक्स लेते हैं, प्रोटेक्शन टैक्स कह लें, प्रोटेक्शन मनी कह लें, जो भी कह लें, एक्सटॉर्शन मनी कह लें। और ये जो है ना वो कुछ सालों से टाल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो टर्किश जो एम्बेसडर है वो आके बताता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए इस दफ़ा, तो जो सुल्तान है जो हमारा, जो वो माल्टा पे हमला करने वाला है, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। काफ़ी सारी पैसे बन चुके होते हैं। तो जो माल्टा का जो गवर्नर है वो सारे अमीरों को बुलवाता है कि सारे पैसे दो, ताकि हम जो है ना ये जो मनी है, एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी, जो भी टैक्स है, ये टर्किश लोगों को दिया जाए ताकि हम पर हमला ना करें। और उसमें बाराबास कहते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, आप हमारे लिए क्या करते हैं, जैसे आम लोग कहा करते हैं। क्योंकि गवर्नर कहता है कि सारे अमीर लोग आधी आधी दौलत हमें दे दो, आधी जायदाद जो है ना वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएगी। तो कुछ लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतजाज करता है बाराबास, तो बाराबास से सारी दौलत ले ली जाती है, उसको ये सजा दी जाती है कि उसकी जायदाद भी जब्त कर ली जाती है, और उसके पास जितना भी सोना होता है, उस जमाने में दौलत की एक ही शक्ल होती थी, होता था गोल्ड, गोल्ड कॉइन्स में ही रखे जाते थे, उसी की मार्केट होती थी, सारा गोल्ड ले लेते। बाराबास बेचारा सड़क पे आ जाता है। बाराबास की एक बेटी होती है एबिगेल। बाराबास को बड़ा दुख लगता है कि मेरे जो है ना वो सारी दौलत मुझसे ले लेगी, मेरे साथ ज्यादती की, क्योंकि मैं ज्यू हूँ, तो ज्यूज होने की वजह से मेरे साथ जुल्म किया गया है। लेकिन वो एक सोचता है कि मैं इसका बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, मैं अंदर से प्लान करता हूँ। वो इस तरह करता है कि अपनी बेटी को ना नन बना देता है। नन नन आप जानते हैं, ज़ाहिर है नन प्रीस्ट टेल्स वगैरह भी आपने पढ़ी हैं, या प्रायरस का वो करेक्टर भी देखा होगा, नन नन प्रायरस, और ये सारी उन्हीं के अंदर रैंकिंग है। जो फीमेल अपने आप को डिवोटेड कर देती है क्रिश्चियनिटी के लिए, मजहब के लिए, और फिर सिर्फ इबादत करती है और कभी शादी नहीं करती, उसको कहा जाता है नन। तो बाराबास उसको नन बना के एक मोनास्ट्री में भेजता है, क्योंकि ये बिल्कुल रॉयल पैलेस के बिल्कुल करीब होती है जहाँ गोल्ड कॉइन छुपाए जाते हैं। अब ये इसका प्लान ये होता है कि ये अंदर से वो जाएगी और रास्ता बनाएगी, और वहां से जो है ना सोना वापस चोरी करेगी। और बिल्कुल ऐसे ही होता है। एबिगेल जो है भेस बदल के नन बन जाती है, नहीं पता चलता उनको, और फिर किसी तरीके से जो है ना वो सोना लेके आती है, और उसको सोना लाने में दो लोग और भी मदद मदद करते हैं।
जिनमें से एक तो लोडोविक है, ठीक है, और दूसरे उसके दोस्त हैं। तो लोडोविक जो है ये गवर्नर का बेटा है, लेकिन ये उसकी मदद इसलिए करता है कि इसको मोहब्बत हो जाती है एबिगेल के साथ। एबिगेल की ब्यूटी के आगे वो सरेंडर कर देता है और उसकी फिर मदद करता है, सोना सारा निकाल लेते हैं, बारहबास अमीर हो जाता है वापस। और उसका दोस्त भी एबिगेल से लव करने लग जाता है और वो भी। और ये बात जब बारहबास को पता चलती है तो वो सोचता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, बदला लेने का बड़ा अच्छा तरीका है। तो वो क्या करता है, कुछ फेक लेटर्स जो है ना लिखवाता है अपने गुलाम के साथ। बारहबास तो क्या अमीर शख्स होता है, गुलाम इथमोर नाम का गुलाम भी रखा होता है इसने, काफी लॉयल होता है वो इसके साथ। वो गलत फहमी पैदा कर देते हैं लोडोविक और उसके दोस्त के दरमियान। ऐसे लेटर लिखता है कि वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं एबिगेल के लिए, और ऐसे लड़ते हैं कि एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये गवर्नर से रिवेंज लेता है, उसका बेटे को मरवा देते हैं। लेकिन एबिगेल को जब पता चलता है कि ये जो है ये सारी चाल जो है ना उसके बाप ने चली थी, बारहबास ने उसको लड़वाया है, बदला लिया है एक्चुअली, कि उन्हें गरीब क्यों किया गया, तो वो अपने बाप को छोड़ के सच में नन बन जाती है। ठीक है, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, और मैंने जो है वो नन बन जाना है बिल्कुल। तो इस तरह करके जो है ड्रामे में और भी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। तो एट द वेरी एंड जो है ना ये माल्टा को भी धोखा दे देते हैं। बारहबास जो है ना बिल आखिर डील करता है एम्बेसडर के साथ और उनके साथ यहाँ से कि मैं जो है ना तुम्हारे साथ मिल जाता हूँ और हम जो इसके साथ जो है रिवेंज लेते हैं। गवर्नर को जब पता चलता है कि इसके बेटे की मौत का जिम्मेदार जो ये शख्स है, तो ये क्या करता है कि उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बारहबास जो है वो खुद से कोई मेडिसिन ले लेता है जिससे ये पता चलता है कि एक्चुअली तो बेहोश होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि मर गया है, सुसाइड कर ली इसने, मर गया है। तो वो इसको बॉडी को उठा के जो है ना, जो कि इसको बैरी नहीं करते, को कहते हैं ये बारहबास से नफरत होती है यहूदियों से उनको, लिहाजा वो इसे उठा के किले से बाहर फेंक देते हैं, जहाँ पे उसको होश आ जाता है और वो टर्किश लोगों के पास चला जाता है और उनको बताता है कि मैं तुम्हें खुफिया रास्ते बताता हूँ जिससे आप जो है ना माल्टा पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह एक प्लान तैयार करता है, लेकिन साथ साथ ये फिर गवर्नर से रब्ता करता है बारहबास कि मैं भी जिंदा हूँ और मरा नहीं हूँ, और लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए एक अच्छा काम कर सकता हूँ, अगर तुम मुझे ढेर सारी दौलत दो तो मैं जो है ना टर्किश लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, तुम्हें बचा सकता हूँ। आल दो वो इस पर फिर ट्रस्ट कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हें दौलत देते हैं, तुम हमें बचाओ, वो तो हम पे हमला करने वाले हैं। तो ये एक प्लान करता है कि किस तरह टर्किश एम्बेसडर आएगा तो एक जगह पे वो गुजरेगा तो वहां से वो नीचे गिर जाएगा, वो फेक जगह बनाई होती है उन्होंने, और नीचे एक कॉल्ड्रन में गिरेगा तो मर जाएगा। लेकिन एक्सीडेंटली कहते हैं कि बारहबास खुद गिर जाता है उस कॉल्ड्रन के अंदर, और इस तरह इसकी एक इबरतनाक एक डेथ होती है, खोलते हुए पानी में गिरता है और वहां पे इसकी डेथ हो जाती है बारहबास की। एक शातिर और क्लेवर शख्स दिखाया गया है, दौलत की बहुत हवस है उसको और उसकी हमेशा लालच रहती है। यहाँ दरमियान में एक चीज़ तो मैं मिस कर गया, ये क्या करता है कि अपनी बेटी को भी मरवा देता है, क्योंकि ये नन्स को खाना भेजता है, उसमें जहर मिला देता है, और उसकी बेटी चूंकि वहाँ नन बन चुकी थी वो खाना खाती है, और वो खाना खाने की उसे पता चलता है कि उसको तो जहर दे दिया गया है, वो भी साथ मर जाती है, सारी नन्स भी मर जाती हैं। और वही है जो मरने से पहले इसको एक्सपोज कर जाती है गवर्नर को खत लिख के। तो मारो ने यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लॉइट्स किया है रिपल्शन जो है ना, रिवल्जन ऑलरेडी पाया जा रहा था, एक रिपल्शन एक रिवल्जन इन द ऑडियंस हु सीज द कैथोलिक डिफेंडर्स एंड द टर्किश attackers of the Malta as immoral as Barabbas, yet this play is less tragic than Blackie comic. It exposes the hypocrisy basically. देखा जाए तो कैथोलिक के जो डिफेंडर हैं वो भी इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसको एक दफा एक फ्रायर और कैथोलिक्स के जो डिफेंडर हैं, जो कह लें प्रीचर हैं, वो बारहबास के पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें जो है ना तुम्हें सजा देंगे, तुम क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात करती है सारा कुछ, तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो ये उनको कहते हैं मैं तो क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, तुम लोग मुझे क्रिश्चियन कर दो। तो वो दोनों जो हैं बड़े खुश होते हैं कि ये तो ईसाई हो जाएगा, और लेकिन उनको बोलता है कि जो आप में से मुझे क्रिश्चियन करेगा मैं जो है ना उसको दौलत में हिस्सेदार बनाऊंगा। ठीक है, उसकी मोनास्ट्री को दौलत दूंगा। तो वो दोनों अलग जगह से आए होते हैं, वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, हत्या कि वो उनकी लड़ाई की वजह से एक दूसरे को मार डालते हैं। तो ये इतना क्लेवर शख्स होता है, लेकिन हिपोक्रेसी उनकी भी दिखाई गई कि वो कितने लालची हैं,
और मज़हब की तबलीग उनका मकसद नहीं है। जैसे दौलत की लालच बाराबास जिसको भी देता है वो दौलत की लालच में बह जाता है। और हिपोक्रेसी ऑफ द सोसाइटी भी एक्सपोज की गई है, खामखा की एक नफरत जो है वो खास कम्युनिटी के अगेंस्ट। द प्रोलॉग स्पोकन बाय द मैकियावेली, और मजे की बात है जियो माल्टा का जो प्रोलॉग है वो एक और करेक्टर आके बोलता है और उसका नाम है मैकियावेल। ठीक है, ये बिल्कुल मैकियावेली के नाम के ऊपर है। मैकियावेली आपको पता है द प्रिंस बुक जिन्होंने लिखी थी, इटालियन ऑथर है, वो भी बड़ी खौफनाक बुक है। इसमें कोई इखलाकी म्यार नहीं रखे गए और कहा गया कि किसी बादशाह को कैसा होना चाहिए और उसे खौफ से जो है हुकूमत करनी चाहिए, जैसे कि टैम्बरलिन था। बस इसी भी प्ले में लाइन भी है, अकाउंट रिलीजन बट चाइल्डिश टॉय। ठीक है, इस तरह की लाइनें मार्लो के लिहाज से बड़ी फेमस है। एंड होल्ड देयर इज नो सिन बट इग्नोरेंस, कहते हैं मजहब तो बच्चों का खिलौना होता है, और ये है कि इग्नोरेंस, सिन तो असल में इग्नोरेंस है, बाकी कौन सा सिन होता है। तो इस तरह की लाइनें जो है मार्लो के साथ एसोसिएटेड हैं इस प्ले के हवाले से भी। और द विकेट मैकियावेल से आल्सो सेज, और मैकियावेल जो है ना वो बाराबास के इस प्ले से पहले, इस कहानी से पहले क्या कहता है, एडमायर्ड आई एम बाय दोज हु हेट मी मोस्ट। ठीक है, कहता है कि मुझे जो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही असल में मेरे एडमायरर्स हैं, समझ लें, क्योंकि उनकी नफरत साबित करती है वही मेरे लिए एडमिरेशन है। कितनी अजीब सी बात है। सो स्क्रीम्स आल्सो एंड एडवर्ड टू। ठीक है, एडवर्ड टू भी जो है ना वो एक उसी तरह चीखों पर एंड होता है जैसे कि बाराबास का एंड है। तो एडवर्ड टू भी एक अच्छा प्ले आप कह सकते हैं एक लिहाज से। वही रेनेसांस स्पिरिट सारी इसमें भी नजर आती है। इसमें भी जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ये सरप्राइज करता है। एडवर्ड टू असल में बादशाह है और इसको एक और मेल के साथ लव है। तो यहाँ पे एक्चुअली मार्लो ने एक्सप्लोर किया है होमोसेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है होमोसेक्सुअलिटी का। तो इसको एक और दोस्त के साथ, इसका जो फ्रेंड होता है, बचपन में इसके साथ खेलते हैं लेकिन इसके नाजायज उसके साथ ताल्लुक होते हैं। जब इसके बाप को पता चलता है तो वो उसको फ्रांस भिजवा देता है। लेकिन एडवर्ड टू जब खुद बादशाह बनता है तो ये उसको खत लिखकर वापस बुलवा लेता है, बैनिशमेंट उसकी खत्म कर देता है। लेकिन इस बात के ऊपर जो नोबल्स हैं वो सख्त नाराज हो जाते हैं। जो नोबल्स का सारा ग्रुप है वो सख्त एहतजाज करता है और वो कहते हैं कि ये जो आ रहा है ये बहुत बुरी बात है, इससे जो है ना वो माहौल ख़राब होगा अखलाकी तौर पे। बड़े इस तरह चर्च बड़ी मुखालफत करता है, नोबेलिटी भी खिलाफ होती है उसके आने से, चर्च भी अगेंस्ट होता है, लेकिन एडवर्ड टू किसी की नहीं सुनता। और इवन उसकी वाइफ जो एडवर्ड टू की है इजाबेला, वो भी काफ़ी हर्ट होती है इस बात के ऊपर, क्योंकि उस बंदे के आने से डेफिनेटली ये सारे लोगों को पसंद नहीं होते वो। लेकिन एडवर्ड उसे बुलवा लेता है, उसके साथ रहता है और फिर बिल आखिर जो है नोबल्स जो है वो लगातार जो मुखालफत करते हैं और बहुत प्रेशर डलवा के बिल आखिर उसे वहाँ से भगवा देते हैं, उसको दोबारा बैनिश करवा देते हैं और मुल्क से निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एडवर्ड क्या है कि उन्हें फिर लेके आ जाता है और नोबल्स के साथ फिर इसकी लड़ाई होती है। इजाबेला भी इवन इसको छोड़ देती है, ये नोबल्स को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देता है, सारा कुछ कर देता है। लेकिन एडवर्ड टू अपनी जो है वो मोहब्बत है, जो नाजायज़ मोहब्बत हम कहेंगे, मेल टू मेल जो लव है, उसको नहीं छोड़ पाता है। और एट द एंड जो है इसको शिकस्त हो जाती है, नोबल्स के साथ लड़ते हैं और फाइनली इसको डिफीट होती है, जिसके बाद इसको इबरतनाक तरीके से बिलाकर जेल के अंदर जो है वो मारा जाता है। तो मोस्ट वर्कमैन लाइक प्ले अ स्टडी इन द ऑपरेशन ऑफ द पावर। अब a weak king loses his throne to the rebel nobles who resent his homosexual infatuation। उन्हें गुस्सा क्या होता है इसी बात के ऊपर, सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी जो है ये स्टिग्मा था उसके लिए, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ना चर्च एक्सेप्ट करता है, ना नोबेलिटी एक्सेप्ट करती है। तो अगर देखा तो होमोसेक्सुअलिटी पर अगर कोई पहला प्ले में नजर आता है तो वो भी मार्लो ने एक्सप्लोर कर दिया उस बात को भी। और इस पर ये भी एक बड़ी जुर्रत का काम है, आप समझ सकते हैं। आज भी हमारे माशरे में भी ये नहीं लिखा जा सकता इस तरह का प्ले। एंड द लो गैविस्टोन, जो ये गैविस्टोन वो करेक्टर है जिससे लव होता है एडवर्ड टू गैविस्टोन जो, एंड कंस्पायर विद हिज वाइफ टू डिपोज हिम। बिल आखिर जो है वो इसको डिस्ट्रॉय होना पड़ता है। ये यही उसकी जो अनलिमिटेड डिजायर है। यहाँ पे आप देखते हैं कि उसकी डिजायर एक लस्ट फॉर्म में चली गई है और बिल्कुल उसे किसी की परवाह नहीं है और एट द एंड उसका डाउनफॉल हो जाता है। The murder of the Edward suggested a pattern of
पैथोस टू द शेक्सपियर फॉर रिचर्ड टू। कहते हैं ये जो एडवर्ड टू है बिल्कुल इसके पैटर्न को फॉलो किया रिचर्ड टू, जो प्ले शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, शेक्सपियर का एक और प्ले भी काफ़ी ज्यू ऑफ माल्टा से जो मुतासर प्ले है वो है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। शेक्सपियर ने वो भी तकरीबन जो है वो पैटर्न सारा लिया है मार्लो के प्ले के से। मर्चेंट ऑफ वेनिस ज्यू ऑफ माल्टा से पैटर्न किया गया उसको उसके साथ, और एडवर्ड टू को रिचर्ड टू लिखा शेक्सपियर ने। आगे हम जब शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो उसमें रिचर्ड टू और एडवर्ड टू का कंपैरिजन थोड़ा सा देखेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर प्ले कौन सा है या क्रिटिक क्या कहते हैं इसके बारे में। सो मार्लो के बारे में आखिरी बात कहते हैं कि मे हैव बीन ए गवर्नमेंट स्पाई। शायद ये एक स्पाई भी था, डबल लाइफ जीता था, एक तरफ गवर्नमेंट का स्पाई था और जेम्स बॉन्ड जैसे आपको याद होगा 007 उस टाइप का कोई स्पाई था, साथ साथ प्ले राइट था, तो एक डबल लाइफ जीता था। अब ये बात कंफर्म नहीं है क्योंकि स्पाई है तो ज़ाहिर है उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते अवेलेबल, कोई ऐसी जॉब तो थी नहीं कि वो सामने रहता सबकी। सो दैट वाज मार्लो एंड हिज फेमस प्लेस। तो ये वाला पार्ट तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम विलियम शेक्सपियर को स्टार्ट करेंगे टुमारो।